नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम पॉडकास्ट में फिर से एक नए मेहमान मेरे साथ हैं, लेकिन ये मेहमान बहुत खास हैं क्योंकि इनका ताल्लुक नेपाल से है। उनकी सनसनीखेज बातें, उनके खुलासे ये आपको बताएंगे और समझाएंगे कि नेपाल में जो जेन ज़ी आंदोलन हुआ था, कैसे दूसरे लोगों ने इसको हाईजैक कर लिया, कैसे युवाओं को मैनिपुलेट किया गया और किस तरह से केपी ओली जो प्रधानमंत्री पूर्व थे, उन्होंने पूरे देश को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग की। 25 अरब रुपए का नुकसान नेपाल को उठाना पड़ा। इस जेन ज़ी आंदोलन में बहुत सारे शहीद हुए बच्चे, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। स्वागत कीजिए अर्जुन सिंह जी का, फाउंडर है जेन ज़ी रेगुलेशन नेपाल के। अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अर्जुन जी, जब नेपाल में जेन ज़ी आंदोलन शुरू हुआ तो हम सबके जहन में एक बात थी, ये आंदोलन सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुआ और बहुत सारे नोन फेसेस थे जिन्होंने यूथ को गाइड किया, उनको समझाया कि करप्शन फ्री कंट्री कैसे होनी चाहिए, लीगल इशू कैसे बेहतर होने चाहिए। हमारी जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही थी, सरकारी महकमे में सब जगह फ्रॉड चल रहा था, पैसे खाए जा रहे थे और पूरा देश एक तरह से तरक्की के बजाय गर्त में जा रहा था। डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा था, हर जगह सिर्फ तानाशाही चल रही थी। आर्मी अपने तरीके से काम कर रही है, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है और जो करप्शन था वो पूरे नेपाल के सिस्टम में घुस गया था। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जेन ज़ी आंदोलन जो शुरू हुआ, इसकी शुरुआत आप लोगों ने कैसे की और इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको? ये सब आदमी के ये दिल दिमाग में ये प्रश्न है। तो 2 साल आगे सिंस 2 ईयर से हम प्रैक्टिस कर रहे थे। वो बहुत सारी क्रांति को देख रहे थे। ये हमने क्यूबा का क्रांति भी देखा था, वो वियतनाम का भी देखा था, जो चाइना का भी देखा था। बहुत सारी क्रांति का स्टडी किया था हमने। उसके बाद हमको लगा कि नेपाल में एक बहुत बड़ा क्रांति जरूरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो हम स्वर्ग जैसे देश है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा गरीब क्यों हो रहे हैं? ये प्रश्न दिल दिमाग में वो हर आदमी को लगना लगा। इसको आपने हर आदमी को पूछा, हम आप एशिया देश में आप इधर बसना चाहते हो? तो हमने ज़्यादा बहुत सारे लोग ने बताया, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी का जो ग्राउंड लेवल का वो जो देना चाहिए था गवर्नमेंट ने, वो भी नहीं है। एक नाम का वो गवर्नमेंट था, इसलिए अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। इसलिए हमने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, बहुत बड़ा चेंजेस लेने के लिए वो उठाया, एक बिड़ा उठाया। उसका 2 साल से आगे बहुत फॉर्मर वो चीफ जस्टिस थे, बहुत फॉर्मर वो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके साथ भी बातचीत किया था, बहुत सारे आदमी के साथ बातचीत किया था। तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े फॉर्मर लोग बोलते थे वो कभी अभी नहीं हो सकता, या आप बच्चे हो अभी कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए छोड़ दो, ये बोले थे। लेकिन हम अभी बिड़ा नहीं उठाएंगे तो बाद में आने वाला पीढ़ी क्या बताएंगे, इसीलिए किसी न किसी जो पीढ़ी है उसने बहुत बड़ा लेना चाहिए, एक कदम लेना जिम्मेदारी चाहिए। आपने उठाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। उसका प्रेजेंटेशन मैंने मास्टर्स में, मैं जब IR पढ़ता था, इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिप्लोमेसी, BSc फिजिक्स, बैचलर से मास्टर पढ़ने के टाइम में भी थोड़ा दिमाग में था, लेकिन उस समय थोड़ा जल्दी हो सकता है, इसलिए बहुत प्लान किया था। तो उसमें प्रेजेंटेशन दिया था यूनिवर्सिटी लेवल तक। 1 महीना के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से कैसे देश हम हाथ में ले सकते, और 1 हफ्ता में कैसे शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को वो हम कब्जा कर सकते हैं। वो सब प्रेजेंटेशन दिया था। वो मोर देन 45 मिनट का था। इसमें सब कंक्लूजन है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, कैसे कैसे हो सकता है, उसका बैक उसका विथड्रॉ है, बहुत सारे रीजन है उसमें। वो उसका रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट नेपाल आर्मी को, आर्मी का हेड ऑफिस में है वो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट। हमने प्रेजेंटेशन वो ट्यू के यूनिवर्सिटी, जब से सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है वो, सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन नेपाल। तो बड़े जनरल कर्नल, बहुत आर्मी के बहुत बड़े लोगों के साथ बैठ के वो प्रेजेंटेशन दिया था। सबने बहुत अच्छा है, ये हो सकता है, ये दैट्स द पॉसिबिलिटी एंड द रियलिटी वो बोल रहे थे। तो बाद में हमने बहुत बड़ा बेड़ा उठाने के कसम किया। वो थोड़ा सोशल मीडिया के जरिए कोई बोल रहे बाहर मिसकंसेप्शन, बहुत सारे इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने बता रहे वो सोशल मीडिया के वजह हुआ, क्योंकि वो सोशल मीडिया बैन हुआ। ये नहीं था,
राइट। बहुत बड़ा जो रीजन नहीं है। अर्जुन, नैरेटिव तो यही चला कि सोशल मीडिया बैन हो गया है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं सोशल मीडिया के जरिए दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट। और उसके बाद बोला गया कि जो यूथ की आवाज को दबाने के लिए ओपी सरकार ने, केपी ओली सरकार ने सबसे पहले सोशल मीडिया को बैन किया कि यूथ जो करना चाह रहा है, जेनजी जो करना चाह रहा है, वो मैसेज पब्लिक डोमेन में ना पहुंचे। ये मैसेज भी आया था हाँ बाहर। वही है, वो है, लेकिन मोर देन 20 to 25% ही तक है ओके, वो। ओके, हाँ, तो ओके। हमने क्या करना था, सब स्टडी कर लिया था। ये गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट थी वो केपी ओली की गवर्नमेंट, उसका बहुत बड़ा वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमने पता कर लिया था। राइट। तो ट्रिगर पॉइंट दबाना हमको बाकी सिर्फ बाकी था। जब सोशल मीडिया बैन करने का समय आया, Right. हमने ट्रिगर पॉइंट दबा दिया। वही है सबसे बड़ा रीजन। अर्जुन, ये भी कहा गया कि जब आप लोगों ने जेनजी आंदोलन शुरू किया, बच्चे सड़कों पे आए, तो सरकार की तरफ से इसको कंट्रोल करने के बजाय सरकार ने गलत तरीके से इसको हैंडल किया। जो यूथ था, जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, जब वो सड़कों पर आए अपने स्कूल बैग लेकर, अपना लंच बॉक्स लेकर, अपनी टिफिन बॉक्स लेकर, वो तस्वीरें हमने देखी, तो ये कहा गया कि सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए आर्मी का सहारा लिया। दे यूज्ड आर्मी कि बच्चे हैं, यंग हैं, जेनजीज हैं, यूथ हैं, ये डर जाएंगे। और उस दौरान बहुत सारी गोलीबारी हुई, बहुत सारी यूथ बच्चों को गोलियां लगी। आरोप ये लगाया गया कि जेनजीज ने अपनी बात मनवाने के लिए सरकारी इमारतों को आग लगा दिया। लेकिन ये भी सवाल आया था कि इस पूरे आंदोलन को जो आप लोगों ने नेपाल की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए शुरू किया, ये किसी ने हाईजैक कर लिया बीच में। वो कौन लोग थे? दोज हु हैव हाईजैक्ड योर दिस ऑल मूवमेंट। ऐसा बता सकते हैं हम, जब नेपाल के आर्मी के जो इतिहास रहा है वो देश और जनता के हित में रहा अभी तक। जो Right, हिस्ट्री है right, वो है, right, वो right. नेपाल के जनता क्या चाहते हैं वो ऑलरेडी वो माइंड सेट बना लेता है। जब मोनार्की का टाइम था, उस टाइम पर भी वो जनता वो डेमोक्रेसी चाहती तो हम छोड़ देते। जनता क्या चाहती है उसका, नेपाल आर्मी एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो देश का और लोगों का भला चाहती है। तो उस समय पॉलिटिकल लीडर केपी ओली और शेरबहादुर देउबा, बड़े बड़े जो लीडर है, करप्टेड लीडर, उस लीडर ने आर्मी के सहारा लेने के लिए कोशिश किया था। लेकिन आर्मी ने साफ सुथरा मना कर दिया था। हम जनता के पक्ष में है, हम युवा के पक्ष में, हम हम बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के पक्ष में, देश के हित के पक्ष में, इसलिए गोलाबारी नहीं चलाया। वो बहुत बड़ा स्टूडेंट का सहारा मिल गया वो। और दूसरा जगह क्या है, जो गवर्नमेंट था, करंट गवर्नमेंट केपी ओली का गवर्नमेंट था, उसने मिस हैंडलिंग करने का, जो आंदोलन को इजीली ले रहा था वो, इजीली ले रहा था कि हम इतना ऐसा आंदोलन तो हम कुचल देंगे। Right, हमने बाद में सोचा, हमने प्री प्लान किया था कि हमने आंदोलन डिसेंट्रलाइज किया था, जैसा ब्लॉकचेन होता है, जैसा क्रिप्टो होता है। Right. हमने बहुत सारे सहारा लिया था, यूनिवर्सिटी के सहारा लिया था और दूसरे सोशल मीडिया का सहारा लिया था, और वो एज फिक्स कर लिया था। 27 से नीचे का जो लोग है उसको बहुत बड़ा परिवर्तन, उसका जुनून, उसका खून बहुत बड़ा उगलता है, वही हमने फिक्स कर लिया था। सबसे जो बाद में जो एज ग्रुप थे, बाद में जो वो नेपाल में जो बहुत बड़े बूढ़े लोग थे, जो क्राउड थे, जो 30+ थे, जो 40s के, 35 वो के बोल थे, रहे थे, वो बोल रहे थे ये जो जनरेशन है, जेन जेड जो क्या है पूछता है, जेनजी सा, हाँ जेनजी पूछता है, अभी ड्रग्स में फंसे है, वो उसको सोशल चेंज में कोई चेंज इंटरेस्ट नहीं है, Right. वो देश को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बाहर जाने के लिए इंटरेस्ट है, फैशन में इंटरेस्ट है, ऐसे बोल रहे थे। तो हमको बहुत बड़ा वो एक नैरेटिव सेट करने के लिए कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन, एक बात और है, जैसे क्यूबा में आंदोलन हुए, अमेरिका में बहुत सारे ब्लैक्स के लिए आंदोलन हुए, पेरिस में बहुत सारे आंदोलन हुए, भारत में भी एक वक्त में आंदोलन हुए। तो जब चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं, आप प्लान नहीं कर पाते, कभी कभी चीज़ें आप प्लान करते हैं बट आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा हो गया था।
ये 1000-2000 लोग नहीं थे कि आप एक नेता को या टीम लीडर्स को लगा के उसको कंट्रोल कर पाते। इट वॉज डी कंट्रोल्ड। और जब चीजें प्लान नहीं होती हैं, कंट्रोल नहीं होती हैं, वो डिरेल हो जाती हैं। तो नेपाल में भी जनजातीय आंदोलन ऐसा कभी कभी देखने में लगा कि चीजें कंट्रोल नहीं है, या जो प्लानिंग हुई थी वो प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी। ऐसा हो रहा है ये, ऐसा हुआ था? ये टोटली मिसकंसेप्शन है। वो सब आंदोलन डिसेंट्रलाइज किया था। ओके। सेंट्रलाइज में क्या होता है, एक आदमी को आंदोलन होने से पहले घोषित कर लिया तो गवर्नमेंट उठा लेते, जेल में डाल देते। राइट समझे राइट बात को? राइट राइट। इसीलिए हमने डिसेंट्रलाइज मूवमेंट क्रिएट किया था। ठीक है, हमने 2-3 आंदोलन को रिसर्च किया था। बहुत बड़े जो क्रांति है वो क्रांति को रिसर्च कर लिया था कि अभी 1-2 आदमी को जेल में डाल लिया तो वो राजद्रोह के मुद्दा में अंदर डाल देते आराम से। तो हमने डिसेंट्रलाइज मूवमेंट किया कि उसका वो नेपाल के जो इंटेलिजेंस है, बाहर के बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंस है, उसको भी हमने गुमराह में डाल दिए। अमेरिका का भी जिक्र आया कि एफबीआई भी इसमें इन्वॉल्व थी, अमेरिका की संस्थाएं। वो बहुत बड़े, वो सक्सेसफुल होने के बाद क्या होता है समझिए, हर आदमी इन्वॉल्व होना चाहता है, उसका हिस्सा बनना चाहता है, हिस्से बनना चाहता है, Right, खुशहाली right. मनाने के लिए चाहता है। right, लेकिन right. ये बहुत ऑर्गेनिक आंदोलन है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। बाद में किसने क्या किया, सीआईए ने क्या किया, दूसरे ने फंडिंग किया नहीं किया, पता नहीं। अर्जुन, केपी ओली की भूमिका को लेकर बहुत सवाल होते हैं कि पावर में थे, आप सत्ता में थे, यू आर अ पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, लेकिन ऐसा लगा कि उनको करप्शन में वो बहुत घुसे रहे। अब बच्चों के लिए जॉब नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, बच्चों के लिए अच्छे मौके नहीं है। नेपाल का एक सिंगल जो अर्निंग का फैक्टर है वो वहाँ का टूरिज्म है। टूरिज्म पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो यूथ है नेपाल का वो विदेशों में जा रहा है पढ़ाई के लिए। लेकिन सुशीला कार्की की तरफ से भी आया कि आपने पहले उनको सत्ता पे बिठाया, यू गिव हर अ चेयर कि आप नेपाल को रूल करिए, नेपाल को ठीक से चलाइए, क्योंकि वो एक अच्छी छवि की थी। शी वॉज अ क्लीन लेडी, और वो चूंकि लीगल सिस्टम का एक हिस्सा थी। तो उनकी तरफ से भी थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि आप लोगों ने उनको जो जिम्मेदारी दी थी अर्जुन, वो कर नहीं पाए। ऐसा था क्या? ऐसा है, जो केपी ओली गवर्नमेंट था, बहुत साल आगे से वो करप्शन में बहुत डूब चुका था। इसकी वजह क्या है, वो जो केपी ओली गवर्नमेंट पहले से भी बहुत मेजोरिटी में आए थे। जब केपी ओली और प्रचंड साथ में थे, प्रचंड मेजोरिटी में थे वो। राइट। वो सत्ता ऐसा है, वो मेंटालिटी सत्ता का ऐसा है कि हम बैठे तो सत्ता है, कुर्सी है, दूसरे आदमी बैठेगा तो कुर्सी भी नहीं है, सत्ता भी नहीं है। Right. ये मेंटालिटी है। राइट। ठीक है, इसीलिए जो केपी ओली गवर्नमेंट थे वो अपने लोगों को बचाने के लिए जितना हद तक भी जा सकता है वो था, उस लेवल तक गए वो। हाँ, गए हैं। उसका कोई चिंता नहीं था देश प्रेम क्या होता है, वो जनता क्या होता है। नेपाल की चिंता उनको नहीं थी अर्जुन। नहीं, बहुत बड़े बड़े पैसे, बहुत नेपाल के जो बड़ा पैसा है, करप्शन का जो पैसा है, बाहर आराम से रख के बाहर से चला रहे थे। बार, क्लब्स, होटल, नेपो किड्स अपना वो विदेशों में घूम रहे हैं, फेरारी से घूम रहे हैं, महंगे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। नेपाल का यूथ परेशान है और पॉलिटिशियन के बच्चे मजे ले रहे हैं। नेपाल एक पीसफुल कंट्री रहा है। वो बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध, बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे पैट्रियोटिक आदमी है वो। जैनिज्म वहाँ पे है, बुद्धिज्म वहाँ पे है। बहुत बड़े मेडिटेशन का बहुत बड़ा हब है नेपाल। स्पिरिचुअल हब है, टूरिज्म हब है। दुनिया के ऐसे 2-3 देश में से एक ऐसा देश पड़ता है उधर स्पिरिचुअल पावर है। एग्जैक्टली। किसी ने कभी कब्जा नहीं कर पाया, वैसा देश है वो। इसको जैसा बिहार में लालू यादव के टाइम पे होता था जंगल राज, वैसा करके रखा था। अर्जुन, एक बात और भी थी कि केपी ओली का इंक्लिनेशन चाइना की तरफ बहुत था, और ऐसे लग रहा था कि पूरे नेपाल को केपी ओली ने चाइना की गोद में बिठा दिया है। अब पैसा भी चाइना से आ रहा है, अब चाइनीज लोग नेपाल की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। भारत और नेपाल एक अच्छे मित्र राष्ट्र थे, और चूंकि दोनों ही हिंदू राष्ट्र हैं तो नेपाल और भारत की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन चाइना की तरफ इतना इंक्लिनेशन केपी ओली का क्यों था? उससे भी तो बहुत नुकसान हुआ नेपाल को। मोर देन 70% जो ट्रेड है इंडिया से होता है नेपाल में। ये छुपाने की लुकाने की बात कोई नहीं है। ठीक है, बड़े भाई का दर्जा नहीं चाहिए, साथ इक्वल राइट चाहिए। हम तो बारंबार बता रहे इक्वलिटी। हाँ, इक्वलिटी चाहिए तो बता रहे हम। लेकिन क्या है, जो
इंडिया से जाते गवर्नमेंट वो अच्छे से ट्रीट नहीं पा रही, मिस हैंडलिंग की वजह है ये, मैं मुझे लग रहा है। Okay. हमारा जो समस्या है, हमारा जो प्रॉब्लम है, टेबल में बातचीत करना चाहिए, ये इजीली सॉल्व हो सकता है। जहाँ से रहा वो चाइना का बात, चाइना इकोनॉमिकली बहुत एक्सपांड कर रहा है। जो इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना है नेपाल में हाँ वो बहुत इंक्रीज हो रहा था सिंस 10-15 ईयर से आगे है। राइट राइट। तो इसको हम इक्वल राइट चाहते हैं, सब कंट्री के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे, सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल हो। हाँ, नेपाल न्यूट्रल कंट्री है एज अ फॉरेन पॉलिसी। अर्जुन, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नेपाल को स्टेबिलिटी चाहिए, एक सही डायरेक्शन चाहिए, एक पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर बनना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम बेहतर बनना चाहिए, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जो जीडीपी है नेपाल की वो ग्रो करे, इंटर कॉन्टिनेंटल और इंटर स्टेट जो रिलेशंस है अपने अपने पड़ोसी देशों के साथ वो बेहतर हो। आप एज अ जेनजी लीडर आने वाले 4 साल में, 5 साल में, क्योंकि आप एक बहुत बड़े यूथ को बिलोंग करते हैं, एक बहुत बड़े यूथ को आप कंट्रोल करते हैं, वो आपको देखता है एज अ लीडर, तो नेपाल में आने वाले कुछ वक्त में नेपाल को कैसे सही डायरेक्शन में आप ले जाएंगे? क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है कि नेपाल में सब ठीक हो जाए? फर्स्ट में तो वी नेवर चेंज दी नेवर्स। हम छिमेकी को बदल नहीं सकते। हम दो बड़े बड़े कंट्री के साथ एज अ ब्रिज नेशन बनना चाहते हैं। ये हमारा एकदम क्लियर और फ्यूचर प्लान है, विजन है ये। हम बड़े बड़े देश के साथ हम टकराव नहीं, हम शांति चाहते हैं, उसका ब्रिज बनना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा बात क्या है, हमने जो नेपाल में इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छे से ढंग से वो रन किया जाए, तो नेपाल में जो हमारे जो कल्चर, रिलीजन, जो बहुत बड़े इमोशनल लोग हैं, उसको रिफॉर्म करने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जाए। राइट। इसलिए हम चाहते नेपाल को बेटर बनाने के लिए, नेपाली जो पीपुल्स है उसको बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए। अर्जुन, आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करिए, आप सरकारी डिपार्टमेंट की बात करिए, आप लीगल सिस्टम की बात करिए, पावर कॉर्पोरेशन की बात करिए, जो भी डिपार्टमेंट है, सरकारी विभाग है, सब करप्शन में डूबे हुए हैं, तो उसको रिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है। कैसे कैसे करेंगे आप, क्योंकि एक देश जो पिछले 40 साल से 30 साल से करप्शन में डूबा हुआ है। ऐसा है सर। तो हम ये चाहते सिस्टम बेटर हो, तो कोई आदमी भी हिला नहीं सकता। अभी क्या है, सिस्टम आदमी के पास है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। सिंस मोर देन 100 ईयर्स नेपाल में जो सिस्टम है आदमी के पास है। हम चाहते कि सिस्टम के पास आदमी हो। सिस्टम कंट्रोल्स पीपल, पीपल डू नॉट कंट्रोल सिस्टम। या राइट, ये हो तो जो बाद में आने वाली पीढ़ी है वो सिस्टम के अंडर होंगे। अर्जुन, तातापानी का जो इशू है इंडिया और नेपाल के बीच में, वो भी तो रिजॉल्व होना चाहिए। वो अचानक से मुद्दा इतना बड़ा हो गया है। ऐसा है सर। हम ये जो लैंड का इशू है, लैंड का इशू बहुत पहले से है, हर देश में इशू है। हम चाहते थ्रू डायलॉग हमारे जो मुद्दा है, हमारे जो इशू है, वो इशू पर डायलॉग के थ्रू वो एंशिएंट वो हिस्ट्री के साथ, वो प्रूफ के साथ रिसॉल्व हो जाए। इससे बेटर दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप चाहते हैं कि हिस्ट्री और हिस्टोरिकल जो डेटाज हैं, जो लिटरेचर है, उसके हिसाब से चीजें हों। इंडिया बहुत बड़ा देश है, छोटे यक्षी को आप देने के लिए तो कोई बड़ा छाती, बहुत जिगरा नहीं चाहिए ना, आराम से दे सकता है। तो इंडिया को क्या चाहिए, बहुत दिल वाला आदमी चाहिए। हमारा जो लैंड इशू है, लैंड इशू को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये बातचीत के जरिए ठीक हो सकता है। बातचीत, the one and only solution is through dialogue, talks between both the countries। बालन शाह के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा आदमी है, कैसा लीडर है, और पूरे जिंदी आंदोलन को कैसे नुकसान पहुंचाया बालन शाह ने, मैं ये जानना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जो दिखने वाला वो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। राइट, समझिए बात को। राइट। जो आत्मा से बहुत शुद्ध होता है वो डायरेक्ट बोल देता है। राइट। वो पीछे लुकाता नहीं है, पीछे छिपता नहीं है। ये इतना चाहता हूँ, वो हमारे वो अभिभावक है, वो हमारे अगुआ है, उनका रोल कैसा रहा,
कौन है वो समय के वक्त में देखा जाएगा, लेकिन अभी इतना ही चाहता हूँ अच्छे सपोर्ट से करें। सपोर्ट करे, नहीं यही नहीं बोलना चाहता हूँ। अर्जुन, खुल के बताइए, कोई बात नहीं, मुझे बताइए कि बालन शाह ने क्या मदद की जनता आंदोलन में या नुकसान पहुंचाया, सीधा सीधा बताइए मुझे। हम तो चाहते थे यूथ प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे तो बहुत बदलाव होगा देश में। उसमें जो आर्मी हेडक्वार्टर में जो अंतरिम गवर्नमेंट की जो टीम बनाने बनी की थी, हाँ। फॉर्मेशन था, उसमें 15 मेंबर थे, हम जेएनजी के बहुत बड़े लीडर। उससे उनमें से 6 लोग चुने गए थे। 6 लोग में भी मैं भी मेंबर था। उसमें 4 लोग हमारे थे, 2 लोग सुदन जी के थे। हम 6 लोग के साथ वो कैबिनेट, वो जो आर्मी चीफ के साथ एग्रीमेंट हुआ है, एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट। ओके। ये 6 आदमी लोग ही, है, हाँ। 6 आदमी की जो टीम है, हाँ, वो यही काम टीम करेगी। वो टीम अंतरिम गवर्नमेंट को फॉर्मेशन फॉर्म करेगी, करेगी, फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन करेगा। करप्शन के खिलाफ वो बहुत बहुत बड़े लोग ने भ्रष्टाचार किया था, इंस्टीट्यूशनल करप्शन राइट राइट राइट। किया था, उसको जड़ से निकाले, देश से बाहर फेंकने के लिए हमने कोशिश किया था। वो बाद में हमने क्या किया, जो है गवर्नमेंट में हम आदमी को बैठाएंगे, हम अभी पीछे बैठ के रेगुलेट करेंगे। ठीक है। जो गवर्नमेंट इफिशिएंसी टीम है, प्रत्येक मंत्रालय का जो गवर्नमेंट इफिशिएंसी मंत्रालय को रेगुलेट करने के लिए हम एक टीम फॉर्म करेंगे, टीम फॉर्मेशन करेंगे। वो उसको रेगुलेट करेगा, हाँ। डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को। डिपार्टमेंट मिनिस्टर का, सब मिनिस्टर का अलग अलग वो वॉच टीम होगा। राइट। सब मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, उनको भी कंट्रोल करने के लिए हम गवर्नमेंट इफिशिएंसी टीम बनाएंगे, जो सब चीज को रेगुलेट करेगा, और चीज को रेगुलेट करेंगे। जल्दी जल्दी रिफॉर्म होगा, जल्दी जल्दी अच्छे वो ग्राउंड लेवल में दिखे जाएगा। उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे। अच्छा। ये हमारा माइंडसेट। इलेक्शन, अर्जुन, इलेक्शन की बात आप करते, 2026 की डेट आप लोगों ने डिसाइड की है। जैसे यूथ आपकी तरफ, दे लुक अप टू यू, राइट? आप एक यूथ लीडर हैं, यूथ जेनजी आपको देखता है, तो क्या आप अभी एक फ्री पार्टी की तरह काम करें, एक फ्री आप नेगोशिएटर हैं, क्या आप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने वाले हैं? क्या जब इलेक्शन होगा तो क्या आप भी एज अ पॉलिटिकल पार्टी फाइट करेंगे? क्या पॉलिटिकली एक्टिव होने का प्लान आपका भी है, या सिर्फ आप रेगुलेटर और वॉचडॉग की तरह रहना चाहते ऐसा है सर, वो वॉचडॉग तो है भी, ऐसे है, लेकिन हम चाहते थे बहुत बड़ा रिफॉर्म लेने के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हमने छोड़ दिया, त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाई, बहुत कुछ सेक्रीफाई किया। बहुत बड़े मेरा ऐसा इशू था, सारा ध्यान, सारा फोकस ये आंदोलन बनाने का था, आंदोलन करने का था। अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, ऐसा करके हम रात दिन, मैं जो आंदोलन था उसमें तो 12 दिन तक सोया नहीं था, 1 घंटा 2 घंटा सोया था। ऐसा ये चेहरा बहुत अंधेरा हो गया था उस समय पर, लेकिन हम देश के लिए, जनता के लिए बहुत काम, रात दिन को काम करते रहे, प्लान बनाते रहे, वो फॉर्म बनाने के लिए कोशिश किया, वो रेगुलेट करने के लिए कोशिश किया, वो उसका विड्रॉ, उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश किया, बहुत सारे काम किया। कल को इलेक्शन होता है, मान लीजिए केपी ओली फिर जीत कर आ जाते तो क्या करेंगे आप लोग? हम ये चाहते हैं, अभी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए हमको। ठीक है, वो करप्शन के जो जड़ है उसको उखाड़ने के लिए गवर्नमेंट हर तरफ से। नहीं, सुशीला कार्की को आपने सेलेक्ट किया, हाँ, लेकिन वो तो उसी सिस्टम का हिस्सा बन गई। हाँ, ये बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बता रहा हूँ। अभी जो करप्शन का जो लेवल है उसको ग्राउंड से निकाला जाए। राइट, ठीक है, राइट। तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, वो खत्म होना चाहिए। हमको चाहिए ट्रांसपेरेंसी, हमको चाहिए वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट खत्म होना चाहिए। वो अच्छे, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेटर क्वालिटी ऑफ हेल्थ, बेटर क्वालिटी ऑफ फूड, ऐसा चाहिए। उसके बाद ही चुनाव हो सकता है। इट विल टेक टाइम, राइट? इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, तो 2026 तक तो मुझे लगता है कि अभी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है सिस्टम पे। जो आंदोलन में शहीद हुआ आदमी है, जो मार्टिर्स हैं, जो मार्टियर्स है, बहुत ग्रेट मार्टियर्स, वो उनके सपने पूरा होने चाहिए। हाँ, तो युवा के जो सपने है वो पूरा होने चाहिए। जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है वो खत्म होना चाहिए, जुडिशरी रिफॉर्म होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म होना चाहिए। और जो नेपाल के जो बहुत जड़ से वो गाड़े हुए
जो परंपरा है, गलत परंपरा, Rituals, वहाँ rituals. बात से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उसको खत्म करने के लिए अच्छा एक दिन में तो अर्जुन, एक नहीं होता ना। राजशाही के लिए बात बहुत होती है, राजशाही क्या इज गुड फॉर नेपाल और बैड फॉर नेपाल? हम ये चाहते, सबसे पहले देश और जनता के केंद्र बिंदु में रख के निर्णय लिया जाए, ठीक है। उसमें सिस्टम बेटर बनाना पड़ेगा। हम तो डेमोक्रेसी में ट्रस्ट करने वाले आदमी हैं। अब यहाँ से आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट यूर प्लानिंग, क्या बड़ा करना चाह रहे हैं, कैसे अब ये और जो जो जनजी आंदोलन था क्या और कितने बड़े लेवल पे आएगा, क्या बूम होने वाला है, सिस्टम पेनिट्रेशन कैसे होना है, जो जो पॉलिसीज जो चीजें आप मुझे बता रहे हैं उसके लिए व्हाट्स नेक्स्ट, अब अगला क्या है? जो हमारे पास है, हाँ। बहुत सारे प्लान, ABCD प्लान है अभी अच्छा। ऑलरेडी है। अच्छा। हम ऐसा वैसा जाके नहीं चल रहे, हम अभी वेट एंड सी में है। जो हमारे गवर्नमेंट है, हमने जो गवर्नमेंट बना के बैठाया है, वो गवर्नमेंट रिफॉर्म करने के लिए कितना कोशिश कर रहा है, वो हम वेट कर रहे हैं। ठीक है अर्जुन, एक आखिरी सवाल, योर मैसेज टू यूथ ऑफ नेपाल, क्या मैसेज आप देंगे यूथ को? जो नेपाल के जनता है, नेपाल के जो यूथ है, वो उसको डाउन होना नहीं चाहिए, अपग्रेड होने चाहिए, नागरिक बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। अंधेरा नहीं देखना चाहिए, गलत को गलत बताना चाहिए, राइट को राइट बताना चाहिए, देश को और जनता को सेंट्रलाइज करके डिसीजन लेना चाहिए। सो अर्जुन जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो में आने के लिए। अर्जुन जेनजी लीडर हैं, नेपाल में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया, उस रिफॉर्म की तस्वीर हमने देखी समझी। अर्जुन आगे कहते हैं कि आने वाले वक्त में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारी प्लानिंग है, करप्शन सबसे बड़ा मसला है, यूथ माइग्रेशन सबसे बड़ा मसला है, पॉलिटिकल रिजीम को बेहतर बनाना सबसे बड़ा मसला है। आज के पॉडकास्ट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, नए सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ। तब तक आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।